अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। रिजर्व सीट्स की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जस्टिस अतर मनल्ला जो है वो हाईलाइट रहे हैं। वो हमेशा से ही जो है वो बेंच के अंदर एक ऐसा फिगर रहते हैं जो वो क्वेश्चंस करते हैं जो कोई नहीं कर रहा होता। काजी फायज ईसा को टफ टाइम देते हैं। बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो है वो काजी फायज ईसा को पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसके ऊपर जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सेल्फ डिफेंस में चले जाते थे फौरन से कि जी पुराना वर्डिक्ट है उसको डिस्कस मत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल जो है बेहतरीन तरीके से फैसला सुनाया था अकॉर्डिंग टू जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजर्व करती थी। लेकिन आज जस्टिस अतर मनल्ला ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जस्टिस की आपस में जो आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं, जो आपस की इनकी छोटी मोटी बहस है, उसका फ़ायदा नहीं है, उसका एंड रिजल्ट कोई भी नहीं निकल सकता। तो आपके सामने जब पार्टीज मौजूद हैं जो केस लेकर आपके सामने आई हैं, तो उनके ऊपर जज की जो अथॉरिटी भी चलती है, उनसे क्यों ना क्वेश्चन किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके सामने खड़ा हुआ है, इसको पकड़ें। तो आज 4 पेजेस पर मुश्तमिल इजाफी नोट के अंदर जो है बिल्कुल वही काम किया है जस्टिस अतर मनल्ला ने। और उन्होंने जी डायरेक्ट जो बातचीत की है, उनका कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम के बुनियादी आइनी हकूक का केस है। उनका कहना था कि किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान का दिया था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम किया। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की थी। ये क्वेश्चन काजी फायज ईसा साहब के लिए भी है। इजाफी नोट में ये लिखा गया फर्दर कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या 8 फरवरी के इलेक्शन से PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। अब इसमें डोंट फॉरगेट कि इमरान खान ने लेटर लिखा था काजी फायज ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करते हुए कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टारगेट हो रही है, मसाइल बनाए जा रहे हैं हमारे लिए, हमारी हेल्प करें, मदद करे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करे इन सारे इलेक्शन के मामलात में। और उसके ऊपर रिएक्शन जो काजी फायज ईसा साहब का था वो बड़े कन्वीनियंटली जो है ही चोज टू इग्नोर। उन्होंने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई मदद नहीं की। तो जो क्वेश्चन किया गया है कि आप बताएं, इलेक्शन कमीशन जो है तहरीरी जवाब दे डिटेल्ड कि क्या आपने तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी। इंपॉर्टेंट बात है। और काजी फायज ईसा साहब का जो वो लेटर है वो भी बीच में शामिल किया जा सकता है। मैं पहले भी बात कर रही थी कि जो हर छोटी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो लीगल एक्शन के ऊपर चली जाती है। सिंस इमरान खान ने अपने आप को पाकिस्तान के जुडिशरी के सामने जो है उसके रहमो करम के ऊपर रख लिया है, तो हर चीज़ को वो लीगल प्रोसीडिंग में इसलिए लेकर जा रहे हैं कि वो एक फ़ाइल तैयार कर रहे हैं। और ये वो जो फाइल है, जो लेटर उन्होंने लिखा था उस वक्त, उसको जितना भी आप क्रिटिसाइज लोगों ने कुछ ने किया था कि जी इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगने चले गए हैं, वैसे इनको किसी की भी मुदाखलत नहीं पसंद, तो ये अब वही लेटर यहाँ पर इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है कि जी देखें हम तो इलेक्शन कमीशन को की हरकतों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास पहले भी आ चुके हैं। चीफ जस्टिस यही बंदा जो इस वक्त इस बेंच को लीड कर रहा है, इसी जस्टिस के सामने हमने लेटर इसको भेजा था कि हमारी मदद करो, और इसने हेल्प नहीं की थी। इससे ज़्यादा क्या बताएं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वेरी वाइज मूव जस्टिस अतर मनल्ला की तरफ से। उन्होंने सही काजी फायज ईसा साहब को जो है उनकी पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड की है कि ये छोटी सी बात के ऊपर सेल्फ डिफेंस में जाके 15 मिनट जो है कोर्ट के ले जाता है खुद को क्लियर करने के चक्कर में। तो मैं इलेक्शन कमीशन को पकड़ता हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन, काजी फायज ईसा और हुकूमत और ये सब लोग एक ही पेज के ऊपर थे और अभी भी स्टिल एक ही पेज के ऊपर हैं। और पाकिस्तान में जो मामला इस तरीके से चलाए जाते हैं कि जी अमेरिका की जो अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है उससे कुछ बहुत ही कोई डिफरेंस आ जाना है जी आपकी ज़िंदगियों के अंदर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ सुनी जाएगी जो उनको मसाइल फेस वो कर रही है। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो बाइडन की थी, जो करंट प्रेसिडेंट है, वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बड़ी लॉन्ग अवेटेड थी क्योंकि दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। जो बाइडन जो है एज फैक्टर की वजह से उनसे सही तरह वो बात नहीं करते, सही तरह उनकी वॉक वगैरह जो है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ से लगती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कन्विक्टेड हैं, उनकी भी अपनी कोई जो है वो अपने मिजाज की एक हिस्ट्री रह चुकी है। और उन दोनों की डिबेट होती है जो मेरा ख्याल है दोनों ही नहीं जीतते, लेकिन
जो बाइडन जो है वन वे और अनदर वे हार गए थे उस डिबेट को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ये बड़ी अच्छी खबर थी अपेरेंटली कि जी बाइडन गवर्नमेंट जो है वो कुछ खास इमरान खान की सपोर्ट की गवर्नमेंट नहीं है, वो इस पीडीएम गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की गवर्नमेंट आएगी तो जी नवंबर में आनी है वो, तो इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें जो है बड़े अच्छे और आराम तरीके से जो है ना वो सुनी जाएंगी, हमारे लिए मामला स्मूदन अप हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी मेरा ख्याल है खुशफहमी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आपके मुल्क के अंदरूनी मामला ख़राब होते हैं तब कोई भी दूसरा मुल्क जो है आपके पास आपकी मदद के लिए आएगा तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे लेकर आएगा। उसके लिए कोई गवर्नमेंट एक दूसरे से बेहतर नहीं होती है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लायबिलिटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली जो है पैलेस्टाइन इसराइल के इशू के ऊपर भी जो है ना अपना जो मौक़िफ़ दिया है वो पैलेस्टाइन के अगेंस्ट और इसराइल के हक़ में था। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़ी वीक पिच के ऊपर प्रेसिडेंशियल पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं। उस बंदे के अपने पीछे भी एक इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, ठीक है जी। तो आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं, जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपको लगता है कि अच्छा जी ये दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट हमारे मुल्क के मामला को सुधारेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ जो IMF है, आपने उनका बजट जो बड़ा आपके वज़ीर आज़म ने बताया था कि ये बजट आपका IMF ने बनाया है, और अभी आप उनसे जो मदद लेते हैं और जिस तरह आप एक डील अभी पहुंची नहीं होती और आपकी अगले $1 बिलियन की डील के ऊपर नज़र होती है, तो अब आप देखें कि जी IMF ने आपको जो है वो आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं कि आप लोगों ने सही तरीके से जो है ना इस बजट के अंदर हमारे मामला तो नहीं हैंडल किए, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड टैक्स जो है पार्लियामेंट की तरफ से लगा दिया गया है। और आप जो मिस्टर आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनकी आप लैंग्वेज सुने कि जी देयर इज़ नो होली काउ इन पाकिस्तान, कोई बंदा जो है ना होली काउ नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर बंदा टैक्स देगा। रियलिटी यहाँ पर लेकिन ये है, ये इनकी सिर्फ आप वर्डिंग सुने, इनकी सिर्फ आप बातें सुने, ये यहाँ तक ही रुक जाती है, इससे आगे इनका कुछ नहीं है। क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो बेचारे शरीफ हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, उनका टैक्स इंक्रीज होगा, वो और ज़्यादा दबेंगे। और जो टैक्स नहीं दे रहे हमेशा से, जो ना पहले दे रहे थे, जो ना फाइनेंस मिनिस्टर के पहले बजट के बाद दे रहे थे, ना अब उनकी इस लैंग्वेज के बाद दे रहे हैं, ना देंगे कि जी कोई होली काउ नहीं है पाकिस्तान में। जी बहुत सारी यहाँ पर होली काउज मौजूद हैं, उनमें से एक I'm श्योर आप खुद भी हैं, ठीक है जी। ये एलीट कोई टैक्स नहीं देती, इनकी कोई टैक्सेशन नहीं होती, गरीब बंदा पिसता है और वो और ज़्यादा पिसेगा। चाहे वो ये जो गवर्नमेंट के कुछ सपोर्टर हैं जो इस वक्त आपको नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप बताएं, जब आप लोगों की अपनी पॉकेट के ऊपर मसले आएंगे तब आप लोग बोलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक चीज़ जो आई थिंक अप्रिशिएट होनी चाहिए और वो ये है कि आपको एक जो ब्लाइंड सपोर्ट एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगती थी कि मौजूद है, वो ख़त्म हो चुकी है। कि वो अब ब्लैक को ब्लैक, वाइट को वाइट कहते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे सपोर्टर मैंने देखे हैं, एंड विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल थिंग कि वो जो है गलत चीज़ हो रही हो, कोई जो इनका लीडर गलत हरकत कर रहा हो, जो गलत बात कर रहा हो, उसको पॉइंट आउट करते हैं। वो इस चीज़ के ऊपर अब नहीं ओके कि जी हम ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सब रियलाइज़ कर रहे हैं कि जी मुल्क की बात है। अब आपका मुल्क ही नहीं बचेगा तो कौन सा जो है वो PDM, तो कौन सी इमरान खान, तो कौन सा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सही। बहरहाल ये जो फवाद चौधरी घुसने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान, वो भी जो है उनको भी बड़ा गुस्सा आया है। उन्होंने एक TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PTI को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर से एक और पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल उसमें शामिल हुए। फवाद चौधरी अब किसी और के इशारे पे पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। फवाद चौधरी की PTI में वापसी की मुखालफत करते हुए उनका कहना था कि फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे, उन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं है। यानी कि बड़ी वो आजकल अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं सही बातें आपको बता रहा हूँ कि PTI में ये गलत बंदा था, ये सही बंदा था, और मैं जो हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी छोड़ के ही नहीं गया था, तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने एक अपनी तरह की टर्म निकाली हुई है, मैंने कभी छोड़ी ही नहीं पार्टी, तो वापस कैसे आऊँगा मैं। तो यानी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डज़ नॉट वांट हिम इन PTI, लेकिन फवाद चौधरी क्या वो फेयर तरीके से आना चाह रहे हैं या वो एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, क्योंकि उनका इमेज इस वक्त यही मौजूद है PTI के वोटर सपोर्टर के अंदर कि ये एक अपॉर्चुनिस्ट है। बट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कौन सा रहनुमा है जो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। इस वक्त सारे ही ऐसे लगते हैं कि अपने मज़ों में और अपने प्रोटोकॉल्स में बैठे हुए हैं, और इमरान खान की फ़िक्र मेरा ख्याल है बस एक चंद एक के अलावा कि इस बंदे को जेल से कैसे निकालना है, बाकियों को कोई नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है। उनके मामला चल रहे हैं, वो MNA MPA बन गए हैं
और क्या चाहिए, अपनी ज़िंदगी सुकून में है। दूसरी तरफ उमर अयूब, जिनकी तरफ से जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ा आ गया था, उन्होंने जो है उससे पहले रहते केस की समाअत के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो लोगों की तरफ से, क्राउड की तरफ से सख्त उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, उनको टारगेट किया जाता है, धक्कम पेल वहाँ पर हुई, केओस क्रिएट हो जाता है। तो जी पीटीआई की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है इस सारे मामले से मुतल्लिक, तो उनका ये कहना है कि शेर अफजल मरवत रीज़न है इसका। सारा मुद्दा मरवत साहब के ऊपर डाल दिया कि उनके बंदे थे जिन्होंने इस वक्त टारगेट किया है पीटीआई को, उमर अयूब को, क्योंकि जी एक तो मरवत साहब जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली पीटीआई की क़यादत के अगेंस्ट, और उसके अलावा जी वो एहतजाज को लीड भी करना चाहते थे। तो ये रीज़न्स उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किए हैं। 2 जुलाई को ये इमरान खान को पेश कर दी जाएगी अडियाला जेल में। उसके अलावा जी दूसरा इस्तीफ़ा 2 दिनों में जो पीटीआई से आ रहा है वो है जी पीटीआई के जुनेद अकबर का, जो कि उन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो रुकने कौमी असम्बली हैं और उन्होंने रीज़न ये दिया है कि पार्टी के फ़ैसलों में किसी भी मामले पे कोई इख्तियार नहीं है और इमरान खान तक कोई रसाई भी मौजूद नहीं है हमारे लिए, सिवाय चंद लोगों के कोई भी इमरान खान से नहीं मिल सकता। अब बात आपने ये देखनी है कि 2 दिनों में 2 इस्तीफ़े आए हैं, दोनों का रीज़न डिफरेंट है। एक उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर भी है, जनरल सेक्रेटरी था, इमरान खान तक उसकी रसाई भी है, पार्टी के फ़ैसलों पे उसका इख्तियार भी है, लेकिन इस्तीफ़ा आ गया उसकी तरफ से। एक जो दूसरा इस्तीफ़ा है, कंप्लीट ऑपोजिट रीजंस हैं, ना फैसलों पे इख्तियार है, ना इमरान खान से वो बात कर सकता है। तो आप ये देखें कि इस वक्त पीटीआई में खुश कोई भी बंदा नहीं है, कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। आप एक यूनिट होते हैं, जब आप एक जमात हैं तो आप एक यूनिट हैं और आपने एक यूनिट के तौर पर ही जो है वो मनूवर करना है। जब आप डिवीज़न की तरफ जाएंगे तो आप किस तरीके से मामलात को लेकर चल सकते हैं। तो ये चीज़ें अब आप बताएं कि अमेरिका के पास अब जब हेल्प के लिए जाते हैं, जब कांग्रेस आपके हक में रेजोल्यूशन दे, जो मर्जी करे, तो आपको क्या लगता है वो आपकी इस तरह की ये छोटे छोटे मसले हल करेगी वो आके? क्या इन चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो अमेरिका है? जब आपके इस वक्त सिर्फ यहाँ नहीं, आप ग्राउंड रियलिटी में पाकिस्तान को ओवरऑल देखें, आप इस वक्त IMF के सामने गवर्नमेंट की पोजीशन देखें किस हद तक वीक हो गई है, अमेरिका के सामने पीटीआई की पोजीशन वीक है, आपके अंदर कितने मसाइल हैं, लैकिंग मौजूद है। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका हल वही बात है कि कोई दूसरा नहीं है, आपने सुधार अपने अंदर खुद लाना है। आपको जब तक ये रियलाइज़ नहीं होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मुल्क में जब तक नहीं आप मेंटेन करते तब तक चीज़ें यहाँ पर सही नहीं होंगी, जब तक आप यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं लेके आएंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। आप ये किसी को, जब तक जुडिशल प्रोसीजर्स आप इस्तेमाल करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, जब तक आपने अदलिया का इस्तेमाल नहीं रोकना किसी बंदे को केसेस में दबा के जेल में फेंकने के लिए या मुल्क से भगाने के लिए, तब तक आप पाकिस्तान को स्टेबल नहीं कर सकते। और जब तक आप खुद को स्टेबल नहीं करते तब तक किसी मुल्क ने आपकी मदद नहीं करनी, चाइना हो चाहे वो आपका, चाइना तक आपसे डन हो गया, अमेरिका तो दूर की बात है। अमेरिका के एक सवर्न स्टेट है और जैसे एक पावरफुल स्टेट होती है वो अपना फ़ायदा देखती है। तो पाकिस्तान के अंदर उसने, अगर आप वर्नेबल हो के अपने आप को अमेरिका के सामने पेश करेंगे, वैसे तो आपने हर वक्त किया होता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या करेगा आपके साथ? ठीक, कुछ अच्छा नहीं आएगा इन सारी चीज़ों से। ये चीज़ सबके लिए है, ये पीटीआई की क़यादत के लिए भी है, लेकिन आप किसको समझाएंगे जब आपने उनका लीडर ही जेल के अंदर बंद कर दिए, जो पीटीआई को यूनिट बनाता था, तो वो तोड़ दी ये चीज़ आपने। और उसके बाद हुकूमत इंतहा से ज़्यादा मिस्टेक्स, और अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। अवाम के लिए आपने फर्दर IMF की बातें मान के सिर्फ इसलिए कि जी आगे आपने एक और नई डील जो है वो सिक्योर करनी है। ये मैं कहती हूँ कि आप सब ये इस वक्त, वो कहते हैं, आई वॉज रीडिंग समवेयर कि 76 सालों में पाकिस्तान जिस मुकाम पे पहुंचा है वो डूब मरने का मकाम है। तो इसमें कोई शक नहीं है, लोगों की वजह से, आपके लीडर्स की वजह से। अभी तक के न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।